नमस्कार, वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। किसी भी संस्था का 100 वर्ष पूरे करना एक बड़ी उपलब्धि होती है, बड़ी बात कही जाएगी। वो भी एक ऐसे देश में जो अभी कम से कम 20-25 साल पीछे है अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करने में। मुझे ऐसे 2 विश्वविद्यालय में पढ़ने का गौरव हासिल हुआ है जिसने अपने 100 साल पूरे किए हैं। जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो विश्वविद्यालय ने अपनी शताब्दी मनाई थी। अभी पिछले दिनों लखनऊ विश्वविद्यालय ने भी अपनी शताब्दी मनाई है। लखनऊ विश्वविद्यालय का गौरवशाली अतीत के साथ उज्जवल भविष्य भी है। लखनऊ विश्वविद्यालय के पास समृद्ध विरासत के साथ ही संकल्पित विचार भी हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के पास संरक्षित उपलब्धियां हैं तो असीमित संभावनाएं भी हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के पास ज्ञान का भंडार है तो समाज के लोगों के लिए सौगातें भी हैं। यह सिर्फ कहने की बात नहीं है। कोरोना से देश की लड़ाई में लखनऊ विश्वविद्यालय ने यह साबित करके दिखाया है। कोरोना के खिलाफ जंग में लखनऊ विश्वविद्यालय ने एक ऐसा काम किया जो देश के किसी भी विश्वविद्यालय के लिए प्रेरणा बन सकता है। उन्होंने कोरोना से लड़ाई के दौरान अपने लैब में एक सैनिटाइजर बनाया। लखनऊ विश्वविद्यालय ने शिक्षा को समाज से जोड़कर एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। जब तक शिक्षा समाज से नहीं जुड़ती तब तक उसका लाभ सीमित रहता है। जब शिक्षा को समाज की आवश्यकताओं से जोड़ा जाता है तब इसका विस्तार होता है। हमें देखना चाहिए कि आसपास हम कैसे अपनी शिक्षा को समाज से जोड़ सकते हैं। वो कौन से काम हैं जिनमें हम अपनी शिक्षा के जरिए लोगों के जीवन में सुगमता ला सकते हैं। हम रोज़मर्रा के कामों में अपनी शिक्षा को समाज की ज़रूरतों से कैसे जोड़ सकते हैं। आप आसपास के बच्चों को पढ़ाकर समाज की मदद कितनी कर सकते हैं। स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाकर समाज की कितनी मदद कर सकते हैं। आप अपने आसपास देखिए, क्या किसी गरीब को किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो उसका फॉर्म भर करके या ऑनलाइन अपने मोबाइल से उसकी मदद करके आप समाज का भला कर सकते हैं। शिक्षा को समाज से जोड़ने का संकल्प ही देश की नई शिक्षा नीति की सोच में देखा जा सकता है। पिछले कई दशकों से देश की शिक्षा नीति को लेकर बहस हो रही थी पर किसी सरकार ने इस बारे में पहल नहीं की। आज इंडस्ट्री 4.0 के मुहाने पर खड़ी है। कोशिश हो रही है कि रोबोटिक्स, बिग मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन इनोवेशन को गांव के कुटीर उद्योगों से जोड़ा जाए जिससे इसका सबसे ज़्यादा लाभ गांव के लोगों को मिल सके। नई शिक्षा नीति में कोशिश की गई है कि छात्रों पर कुछ न थोपा जाए। उनकी रुचि के हिसाब से उन्हें विषय चुनने की आज़ादी हो। युवाओं को जब बंधनों से मुक्त कर दिया जाता है तभी अपनी ऊर्जा से असंभव को संभव करके वो दिखा देते हैं। नई शिक्षा नीति के जरिए इसी विचार और व्यवहार को लागू किया जा रहा है। लखनऊ के सम्भ्रांत नागरिकों, अवध के तालुकेदारों और ब्रिटिश अधिकारियों की कोशिश से विंस क्राउन कैनिंग की स्मृति में 1 मई 1864 को 200 बच्चों को लेकर कैनिंग हाई स्कूल खोला गया। इसकी क्लासेस अमीनाबाद के पैलेस अमीनुद्दौला से शुरू हुई। इस स्कूल के लिए अवध के राजाओं और तालुकेदारों ने 25,000 रुपये प्रतिवर्ष खर्च दिया था। सन 1866 में से कैनिंग कॉलेज का नाम देकर लाल बरादरी में स्थानांतरित कर दिया गया। यहीं से 1868 में इंटर का पहला बैच पास आउट होकर के निकला। बाद में जगह की कमी को देखते हुए इसको नवाब वाजिद अली शाह के परीखाना पैलेस में शिफ्ट कर दिया गया। इसका उद्घाटन 15 नवंबर सन 1878 को सर जॉन कूपर ने किया। कैसर बाग की इस इमारत में कैनिंग कॉलेज 30 वर्ष से अधिक समय तक चला। सन 1867 से 1888 तक कैनिंग कॉलेज कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध रहा। सन 1870 में यहाँ एमए तथा लॉ की क्लासेस शुरू हुई। 1888 में कैनिंग कॉलेज को इलाहाबाद से संबद्ध कर दिया गया। सन 1891 तक इस विश्वविद्यालय में एक स्पेशल वार्ड का क्लास चलता था जिसमें अवध के तालुकेदारों के बच्चे शिक्षा पाते थे। बाद में वही क्लास आगे शिफ्ट करके कालविन तालुकेदार के नाम से अलग स्कूल खोला गया। सन 1905 में बादशाहबाग की रियासत कैनिंग कॉलेज को मिल गई और 90 एकड़ में विद्यालय की स्थापना की योजना बनी। सन 1908 में हेविट हॉस्टल का बोर्डिंग हाउस सर्वप्रथम बनकर तैयार हुआ। 31 मार्च 1909 को लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जॉन हेविट ने भारतीय वास्तुकला और लखनऊ की नजाकत को ध्यान में रखते हुए इमारत का मनमोहन नक्शा तैयार किया। 17 फरवरी 1911 को कैनिंग कॉलेज का भव्य भवन का उद्घाटन हुआ। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए राजा महमूदाबाद सर मोहम्मद अली खान ने अनथक प्रयास किए। उन्हीं के प्रयास से 10 नवंबर 1919 को एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर सर हरकोट बटलर ने लखनऊ विश्वविद्यालय की स्कीम की रूपरेखा बनाई।
अप्रैल सन 1920 में लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए एक ड्राफ्ट बिल बनाया गया और 12 अगस्त 1920 को लेजिस्लेटिव काउंसिल में पेश किया गया, जिसको 25 नवंबर 1920 को गवर्नर जनरल से इजाज़त मिल गई और इस तरह लखनऊ विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई, जिसने अपने 100 साल पूरे कर लिए। यह लखनऊ विश्वविद्यालय भारत के सर्वाधिक पुराने शिक्षण संस्थाओं में से एक है और यह संस्था 1862-63 के आसपास कैनिंग कॉलेज के रूप में प्रारंभ हुई और 1920 में विश्वविद्यालय के रूप में यह परिवर्तित हुई। साथियों, यह संयोग ही है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद यह कॉलेज के रूप में स्थापित हुआ। उसके बाद जब भारत के राजनीतिक स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई, जो कि 1920 के असहयोग आंदोलन से जोड़कर देखी जाती है, उस समय में इसे विश्वविद्यालय का स्वरूप मिला था। लखनऊ विश्वविद्यालय के पास आईटी चौराहे पर हिंदी के प्रख्यात कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की मूर्ति है, जिसके नीचे उनकी कालजयी रचना भरत जय विजय करे कनक शस्य कमल धरे यह भी अंकित है। वहीं दूसरी छोर पर जहां भाऊराव देवरस द्वार है, उसके सामने हनुमान सेतु का मंदिर है, जिसका वर्तमान स्वरूप नीम करौरी बाबा ने दिया था। और इस संदर्भ में मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि व्हाट्सएप और फेसबुक आप सभी यूज करते होंगे, परंतु इसके संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने स्वयं ये कहा था कि एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स ने उन्हें यह बताया था कि यदि जीवन में कभी घोर हताशा में फंस जाओ, आत्मविश्वास खत्म होता सा दिखे, तो भारत में जाना, जहां नैनीताल जिले में कैंची नामक स्थान पर नीम करौरी बाबा का एक मंदिर है, वहां से तुम्हें नई और अद्भुत प्रेरणा मिलेगी। मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि एक दौर में जब मुझे लगा कि सब खत्म हो गया और घोर निराशा में था, तो मैं नीम करौरी बाबा के कैंची आश्रम में गया। वहां मुझे नई चेतना का आभास हुआ और बाद में उन्होंने वह सब कुछ किया जो आज इतिहास बन चुका है। साथियों, मैंने आप लोगों को यह उदाहरण इसलिए दिया ताकि आप समझ सकें, आपके विश्वविद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर ही प्रेरणा का वह मंदिर है जिसने आधुनिक विश्व में इतना बड़ा परिवर्तन किया, तो नई पीढ़ी यहां से प्रेरणा लेकर क्या क्या नहीं कर सकती। और फिर यदि मन में संदेह उत्पन्न हो कि हम यह कर पाएंगे कि नहीं, तो विश्वविद्यालय के पीछे वाले छोर यानी डॉलीगंज की तरफ चले जाइए, तो वहां मनकामेश्वर महादेव विराजमान हैं। अर्थात भारत की मनोकामना पूर्ण होगी, इसमें कोई संदेह नहीं रह गया है। स्थापना में सर हरकोट बटलर तथा के तालुकेदार का विशेष योगदान था। वैसे 1920 में मुंशी नवल किशोर प्रेस ने लखनऊ यूनिवर्सिटी की स्थापना में 51,000 रुपए दिए थे। इस विश्वविद्यालय को एंडो सार्सेनिक शैली से सर स्विंटन जैकब द्वारा तैयार कराया गया। इस विश्वविद्यालय का केंद्रीय पुस्तकालय, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर है, उसकी रूपरेखा सर वाल्टर ग्रिफिन ने तैयार की थी। ये वही डिजाइनर थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा शहर का डिजाइन तैयार किया था। विश्वविद्यालय के निर्माण में दिल्ली के निर्माणकर्ता लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने भी सहायता की थी। लखनऊ विश्वविद्यालय का टैगोर पुस्तकालय देश के प्रतिष्ठित पुस्तकालयों में है। यहाँ करीब 5 लाख किताबें हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद कई बार यहाँ आए, पर उनके निधन के बाद इस पुस्तकालय का नाम उनके नाम पर रख दिया गया। विश्वविद्यालय की पहली एकेडमिक काउंसिल बैठक 10 अगस्त 1921 को हुई, जिसमें प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी, प्रोफेसर बीरबल साहनी जैसे दिग्गज शिक्षाविद शामिल थे। प्रोफेसर के पद पर अंग्रेजी विभाग में C.J. ब्राउन व H.S. वाकर, दर्शन शास्त्र में M.B. कामरून व J.J. कॉर्नेलियस, गणित में J.A. स्ट्रिंग व लक्ष्मी नारायण, भौतिक विभाग में पुराने कैनिंग कॉलेज से D.B. देवधर को लिया गया और शास्त्र में B.B. मुखर्जी, संस्कृत में K.A. सुब्रमण्यम अय्यर और रसायन विज्ञान में
MS साने को बतौर रीडर जोड़ा गया। ये वो नामचीन लोग थे जिन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय की शुरुआत कराई। विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह 30 अक्टूबर 1922 में आज के KGOME के परिसर में हुआ था। चांसलर सर हरकोर्ट बटलर ने दीक्षांत समारोह की शुरुआत की घोषणा की थी। कुलपति ज्ञानेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की पहली मानद उपाधि सर हरकोर्ट बटलर को दी थी। लखनऊ यूनिवर्सिटी को अपने इन हाउस ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल स्लेट का पहला कॉपीराइट और ट्रेडमार्क प्राप्त हुआ है। इसे कोविड-19 महामारी के मद्देनजर घर बैठे छात्रों को 360 डिग्री ऑनलाइन कक्षा प्रदान करने के लिए विकसित किया गया था। यह लखनऊ यूनिवर्सिटी के 100 वर्षों के इतिहास में पहली बार है कि संस्था के नाम पर कोई कॉपीराइट पंजीकृत हुआ है। इस यूनिवर्सिटी के खगोल विज्ञान तथा गणित के प्रोफेसर AN सिंह ने 1950 में यहाँ नक्षत्रशाला की स्थापना करवाई। यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 1 पर सरस्वती प्रतिमा पर लगा पीपल का पेड़ यूनिवर्सिटी के 100 वर्ष के सफर का गवाह है। साथियों, मुझे बताया गया है कि बाहर गेट नंबर 1 के पास जो पीपल का पेड़ है वो विश्वविद्यालय की 100 वर्ष की अविरत यात्रा का अहम साक्षी है। इस वृक्ष ने यूनिवर्सिटी के परिसर में देश और दुनिया के लिए अनेक प्रतिभाओं को अपने सामने बनते हुए, घड़ते हुए देखा है। भारत के उत्कृष्ट पुरस्कारों में से 2 पद्म विभूषण, 4 पद्म भूषण, 18 पद्मश्री पुरस्कारों के साथ साथ BC राय और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी यहाँ के छात्रों ने प्राप्त किए हैं। 2002 में राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भी एक विशेष उपलब्धि है। राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री के साथ साथ अनेक अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिलब्ध वैज्ञानिकों ने इसमें सहभागिता की थी। इस यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी का विशाल प्रांगण और मालवीय हाल महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अब्दुल कलाम आजाद और JP के भाषणों का गवाह रहा है। सुभाष चंद्र बोस के फॉरवर्ड ब्लॉक के युवा शाखा की गतिविधियों का यह विश्वविद्यालय केंद्र था। सैयद अहमद जाफर छात्र संघ के अध्यक्ष थे। सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज के युवा शाखा के बहुत मजबूत सिपाही थे। 20 नवंबर 1938 को सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ एक भाषण दिया था। उसमें कहा था कि भारत विदेशियों के बनाए संविधान को स्वीकार नहीं करेगा। इस विश्वविद्यालय के महत्व को इससे भी समझा सकता कि एक बार SFI के रोबिन मित्रा छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए तो मॉस्को से निकलने वाले प्रावदा अखबार में यह खबर पहले पेज पे छपी थी। लोकनायक जयप्रकाश अपने दूसरी आज़ादी के अभियान के दौरान इस विश्वविद्यालय में आए थे। वह इमरजेंसी के खिलाफ उनका अभियान था। यहाँ के पूर्व विशिष्ट छात्रों में भाऊराव देवरस, शंकर दयाल शर्मा, विजय राजे सिंधिया, आरिफ मोहम्मद खान, जफर अली नकवी, सैयद सज्जाद जहीर, KC पंत, सुरजीत सिंह बरनाला, कवि प्रदीप, कुरारतुल्लेन हैदर, क्रिकेटर सुरेश रैना, KD सिंह बाबू का नाम आता है। विशिष्ट प्राचार्य में यहाँ TN मजूमदार, प्रोफेसर DP मुखर्जी, प्रोफेसर बीरबल साहनी, आचार्य नरेंद्र देव रहे हैं। आचार्य नरेंद्र देव जैसे बड़े विचारक इस विश्वविद्यालय के कुलपति थे। जब वो कुलपति बने तो उन्होंने कुलपति आवास छात्रों को रहने के लिए दे दिया। वह खुद अशोक रोड स्थित अपने पुराने मकान में ही रहते थे। आचार्य नरेंद्र देव पहले कुलपति थे जो भारतीय परिधान धोती कुर्ता पहनते थे। उनके कुलपति बनने के बाद अंग्रेजी दान छात्रों के ग्रुप ने उनका विरोध भी किया था, पर दिलचस्प है कि जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ वो कुलपति बना करके बनारस भेजे जाने लगे तो उन्हीं छात्रों ने आंदोलन किया कि उन्हें विश्वविद्यालय में ही कुलपति रहने दिया जाए। कई दिन तक छात्रों ने विश्वविद्यालय इस मांग के चलते बंद रखा। आचार्य नरेंद्र देव कुलपति ऐसे थे जो सर्वज्ञ थे। वह यदि टीचर नहीं आता था तो छात्रों को शेक्सपियर भी पढ़ा सकते थे, अर्थशास्त्र भी पढ़ा सकते थे। 1949 में आचार्य नरेंद्र देव ने एशिया के नवजागरण नाम की एक सीरीज इस विश्वविद्यालय में शुरू की। उस समय के लोग बताते हैं कि कई दिन चली इस सीरीज में बिना किसी नोट्स के, बिना कुछ देखे उन्होंने गजब का भाषण दिया था। फिर आया यूनियन का निर्वाचन, तब संगठन ही प्रमुख थे। कम्युनिस्ट पार्टी तब तक टुकड़े नहीं हुए थे। का स्टूडेंट फेडरेशन, भारतीय जनसंघ की विद्यार्थी परिषद, सत्तासीन राष्ट्रीय कांग्रेस का यूथ कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी की समाजवादी युवजन सभा। आचार्य नरेंद्र देव जो समाजवादी चिंतक थे, कुलपति रह चुके थे और लोहिया का भी खिंचाव था, तो युवक काफी संख्या में आए। विश्वविद्यालय छात्र यूनियन की रजत जयंती
57 में मनाई गई थी, बड़ी भव्य थी। जवाहरलाल नेहरू, वीके कृष्ण मेनन, वीवी गिरी आए थे। रघुपत साहब फिराक भी मुशायरा की सदारत करने आए थे। बोले राष्ट्रभाषा उर्दू हो या अंग्रेजी। लखनऊ विश्वविद्यालय के इन 100 सालों में बहुत परिवर्तन आया। कला, विशेषकर नाट्य और साहित्य, हिंदी और राष्ट्रमंडली अंग्रेजी का अद्भुत विकास हुआ। कई विदेशी भाषाओं का भी। हनुमान सेतु के नीचे गोमती का पानी प्रचुर मात्रा में बहता गया। विश्वविद्यालय का रूप और आकार भी बदला है। अगली सदी के प्रति हम आशान्वित हैं और उम्मीद करते हैं कि अगली सदी पिछली सदी से ज़्यादा बड़ा कीर्तिमान स्थापित करेगी, अपनी सदी के लिए ज़्यादा बड़ा इतिहास छोड़ करके जाएगी। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। वाइट फैक्टर विद योगेश मिश्रा।